everyone, my name is Aman and welcome to Curious Learning. So today we will start a topic that is of Bohr model of hydrogen atom. Like बोहर के मॉडल को हाइड्रोजन के एटम के लिए डिस्कस करने के लिए एक डेरिवेशन करेंगे हम. तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स वाला टॉपिक है आपकी एनसीईआरटी की बुक में एक सब टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स. ठीक है, तो उससे स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्टली सपोज दिस इज द न्यूक्लियस हैविंग चार्ज प्लस ई. तो आप बोलोगे पहले तो हम जो न्यूक्लियस था उसके लिए चार्ज प्लस जेड ई सपोज करते थे, लेकिन यहाँ पे प्लस ई क्यों? बिकॉज वी आर डिस्कसिंग फॉर हाइड्रोजन एटम. तो हाइड्रोजन एटम के लिए जो जेड है दैट विल बी इक्वल टू 1, राइट? सो दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग nucleus having charge plus E and the electron is revolving around the nucleus having charge minus E, means minus E charge will be on electron. So that this distance between electron and nucleus is R. R will be the, or we can say R is the radius. How? अब इन दोनों चार्जेस के बीच में कौन सी फोर्स लगेगी? वन चार्ज इज पॉजिटिव एंड अनदर चार्ज इज नेगेटिव. पॉजिटिव और नेगेटिव में कौन सी फोर्स लगेगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी F सबस्क्रिप्ट E दैट विल बी इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught into प्लस ई एंड माइनस ई. हेयर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इसमें हम चार्जेस का मैग्नीट्यूड लेंगे. मीन्स अगर ये जो माइनस ई है ये नेगेटिव साइन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा बिकॉज वी आर टेकिंग मैग्नीट्यूड. सो यहाँ से आएगा प्लस ई एंड माइनस ई दैट विल बी ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. सो टेक इट एज फर्स्ट इक्वेशन. एंड नाउ वी नो कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करते हैं? सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं. इफ m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विद विच इट इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ, देन सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज रिक्वायर्ड टू मूव द इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर ऑर्बिट. क्योंकि सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करने के लिए क्या चाहिए होती है? कौन सी फोर्स रिक्वायर्ड है? सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट? तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन को सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए टू रिवॉल्व इन दिस ऑर्बिट, उसका मैग्नीट्यूड आएगा दैट विल बी एफ सी विल बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर. सो दिस इज सेंट्रीपिटल फोर्स एंड दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स. And Fc, that is it is the centripetal force required by electrons to move in circular orbit. Means इलेक्ट्रॉन को circular orbit में revolve करने के लिए centripetal force चाहिए. और इसमें क्या होता है? ये जो electrostatic force होती है, this force, ये force provide करती है necessary centripetal force. मीन्स जो हमें फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी प्रोवाइड कर देती है. सो द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स. मीन्स जो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो किसके इक्वल आ जाएगी? सेंट्रीपिटल फोर्स के. क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो क्या प्रोवाइड कर रही है? सेंट्रीपिटल फोर्स. तो ये दोनों को हम इक्वल रखेंगे. तो अब इन दोनों इक्वेशंस को इक्वल रखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड. इनकी वैल्यूज पुट करेंगे और इन्हें इक्वल रखेंगे एंड देन वी विल फर्दर सॉल्व दिस डेरिवेशन. जो सेंट्रीपिटल फोर्स है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उनको इक्वल रखेंगे. सो एम वी स्क्वायर अपॉन आर दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, इट विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. वो क्या आएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. तो यहाँ से एक r के साथ एक r विल बी कैंसल्ड आउट. तो यहाँ से हमारे पास एम वी स्क्वायर की क्या वैल्यू आ गई? दैट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर अपॉन आर. सो टेक इट एज थर्ड इक्वेशन. फर्स्ट इक्वेशन क्या थी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वाली. सेकंड विल बी सेंट्रीपिटल फोर्स एंड दिस विल बी थर्ड इक्वेशन. And now we know that कि जो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? इट विल बी
बोहर के पॉस्टुलेट में एक स्टडी किया था ना, पॉस्टुलेट दैट एंगुलर मोमेंटम इज इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ h बाय 2 पाई। तो एंगुलर मोमेंटम इज दैट विल बी बोहर्स क्वांटाइजेशन जो कंडीशन थी वो इक्वेशन को हम यहाँ नोट डाउन करेंगे। दैट विल बी mvr विल बी इक्वल टू nh बाय 2 पाई। ठीक है, तो यहाँ से अब हम v की वैल्यू को इवेल्युएट करेंगे और इस इक्वेशन में पुट करेंगे थर्ड इक्वेशन में। सो नाउ फ्रॉम हेयर v की वैल्यू क्या आएगी, दैट विल बी, तो m और r है ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा 2 पाई के साथ में, तो यहाँ पे v विल बी nh बाय 2 पाई mr। दिस इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। तो ये हमने यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू को इवेल्युएट कर लिया। अब इस वैल्यू को हम थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे, यहाँ v स्क्वायर को, इसका पहले हम स्क्वायर करेंगे, v का स्क्वायर करने के बाद अब हमें इस v की स्क्वायर की वैल्यू को थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे एंड वी विल गेट m, v का स्क्वायर कर दो n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर into that will be is equal to 4 pi epsilon naught times e square upon r। यहाँ पे एक r तो कैंसिल हो गया तो ओनली 1 r आएगा डिनोमिनेटर में, तो m, एक m के साथ एक m कैंसिल, पाई के साथ एक पाई कैंसिल, 4 के साथ 4 कैंसिल, एक r के साथ एक r की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। तो अब क्या बचा उसे नोट डाउन करते हैं, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन पाई m r that will be equal to e square upon epsilon naught। हमें यहाँ से r की वैल्यू को फाइंड करना है, that will be रेडियस की वैल्यू को फाइंड करना है यहाँ से। नाउ फ्रॉम दिस वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ r दैट इज रेडियस ऑफ ऑर्बिट। तो उस रेडियस को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इस इक्वेशन को जस्ट ऐसे नोट डाउन करते हैं, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन पाई एम आर विल बी इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से आर की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम उसे यहाँ इस राइट हैंड साइड पे नोट डाउन करेंगे और ये ई स्क्वायर यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा और एप्सिलॉन नॉट ऊपर न्यूमिनेटर में चला जाएगा। तो यहाँ से r की वैल्यू आएगी दैट विल बी n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m e स्क्वायर। तो ये हमारे पास रेडियस ऑफ ऑर्बिट की वैल्यू आ गई। तो अब देखो h क्या है, h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू है। एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी, पाई कांस्टेंट है 3.14 वैल्यू है इसकी। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इसकी वैल्यू भी हमें नोन है दैट इज कांस्टेंट 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ई दैट इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये भी कांस्टेंट वैल्यू है। लेकिन एक चीज जो है, एक पर्टिकुलर जो है n जो है वो कांस्टेंट नहीं है, वो वेरी करेगी। तो इट मीन्स जो रेडियस ऑफ ऑर्बिट है, यहाँ से हम कंक्लूड करेंगे दैट रेडियस ऑफ ऑर्बिट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, that this radius r will be directly proportional to this n square। क्यों? because बाकी सारी वैल्यूज जो है वो कांस्टेंट है, ओनली r की वैल्यू जो है वो वेरी करेगी। so from here we can say that r, that is radius of orbit, will be proportional to square of n। हमने इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट का रेडियस तो कैलकुलेट कर लिया, so now we will calculate energy। We know that total energy will be equal to sum of kinetic energy as well as potential energy। तो total energy क्या होगी, that E will be equal to K, that is kinetic energy plus U which is potential energy। And we know that kinetic energy की वैल्यू क्या होती है, that will be half mv का स्क्वायर। and potential energy की वैल्यू क्या होती है, दैट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स माइनस ई स्क्वायर अपॉन आर। तो अब आप बोलोगे यहाँ पे हमने माइनस क्यों लिखा, बिकॉज जो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थी, जो
स्टार्टिंग में हमने डिस्कस करी थी, उसमें हम चार्जेस का मैग्नीट्यूड लेते हैं, लेकिन जब हम पोटेंशियल एनर्जी ये फॉर्मूला यूज करते हैं दैट इज ई स्क्वायर अपॉन आर, उस केस में ई स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर था। बट ये पोटेंशियल एनर्जी के केस में हम जो चार्जेस हैं उनके मैग्नीट्यूड नहीं लेंगे। अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो पॉजिटिव लिखेंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव। तो एक प्लस ई दैट इज ऑफ न्यूक्लियस का चार्ज एंड माइनस ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वजह से यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और यू कैन राइट इट एज ई के और ई पी। हमने यहाँ पे के और यू का नेम दिया है। एंड वी नो एम वी स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन आप वीडियो को बैक करके भी देख सकते हो, दैट उसमें हमने एम वी स्क्वायर की वैल्यू नोट करी थी। एम वी स्क्वायर की क्या वैल्यू आई थी, दैट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ई स्क्वायर अपॉन आर। ये थी एम वी स्क्वायर की वैल्यू फ्रॉम थर्ड इक्वेशन। तो अब यहाँ पे 1/2 भी है, तो 2 भी वहां पे मल्टीप्लाई कर देंगे आर के साथ। And now we will put these values of kinetic energy and potential energy in this equation. So after putting, we will get E will be total energy will be equal to 1/4 pi epsilon naught into, देखो यहाँ पे क्या है, E square upon 2r minus 1/4 pi epsilon naught into E square upon r। ये नेगेटिव साइन को हम फ्रंट पे ले जाएंगे। तो यहाँ से देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन आर, ये तो कॉमन है दोनों में, तो ओनली यहाँ पे 2 है, 1/2 है, लेकिन वहाँ पे 2 उस टर्म में मिसिंग है। तो इसके हम जो कॉमन टर्म्स है उन्हें आउटसाइड द ब्रैकेट नोट डाउन करेंगे। दैट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ई स्क्वायर अपॉन आर। तो यहाँ पे बच जाएगा 1/2 माइनस 1। तो 1/2 माइनस 1 जब आप सॉल्व करोगे, एलसीएम लोगे तो 1 माइनस 2/2 सिंपल मैथ्स है, तो दैट विल बी -1/2 वैल्यू आएगी। तो -1/2 को जो है आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, तो दिस वैल्यू विल बिकम -1/2 एंड -1/2 को मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस का साइन फ्रंट पे आ जाएगा और यहाँ पे 4 to the 8, तो ये वैल्यू बन गई माइनस ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स आर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एनर्जी। तो हमने यहाँ से एनर्जी की वैल्यू को इवेल्युएट कर लिया। नाउ वी विल फर्दर सॉल्व इट। सो टिल नाउ वी हैव derived the value of E, that is total energy, and take it as fourth equation. And earlier हमने डिस्कस की थी रेडियस ऑफ ऑर्बिट की वैल्यू, वो कैलकुलेट करी थी, और वो वैल्यू क्या थी, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन पाई m e का स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट भी था। तो इस r की वैल्यू को अब हम फोर्थ इक्वेशन में पुट करेंगे, मीन्स यहाँ पे r की वैल्यू को पुट करेंगे, एंड देन वी विल गेट E विल बी इक्वल टू माइनस ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर की वैल्यू पुट करेंगे। दैट विल बी n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m e का स्क्वायर। तो यहाँ से पाई के साथ पाई कैंसिल हो रहा है और कोई भी टर्म्स नहीं कैंसिल होगी, और ये जो नीचे वाली टर्म है इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये न्यूमरेटर में चली जाएगी। सिंपल मैथ्स है इस डेरिवेशन में। तो यहाँ से टोटल एनर्जी क्या आ जाएगी, माइनस m, ये m e का स्क्वायर न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो यहाँ पे माइनस m e की पावर 4 हो जाएगा, एंड देन आफ्टर सॉल्विंग वी गेट 8 n स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एंड h का स्क्वायर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी जो हमने कैलकुलेट करी। तो अब यहाँ पे m की वैल्यू, e की वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट की, h की, ये सभी वैल्यू कॉन्स्टेंट्स हैं एंड इनकी वैल्यूज हमें नोन है। h की वैल्यू प्लैंक्स कांस्टेंट की, E is the charge on electron that will be 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb. M is mass of electron, वो वैल्यू आ जाएगी, एंड देन एप्सिलॉन नॉट वैल्यू जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डिस्कस करके आए थे क्यूलम लॉ में, ठीक है, वो वाली वैल्यूज पुट करोगे। और यहाँ पे ओनली n की वैल्यू जो है वो हम नहीं पुट कर सकते,
वो हमें नोन नहीं है, वो कांस्टेंट नहीं है। ई की वैल्यू आ गई। सभी आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ऑल द कांस्टेंट्स वी गेट ई विल बी इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन n स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। दिस वैल्यू ऑफ एनर्जी इज इन जूल, मीन्स जूल्स में है ये एनर्जी, बट हमें तो क्या करनी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी की वैल्यू चाहिए। वी नो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विल बी इक्वल टू, ऑलरेडी डिस्कस है ये भी, दैट विल बी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। 1 जूल है, अगर हमें जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो 1 जूल विल बी 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे एंड देन आफ्टर सॉल्विंग वी विल गेट -13.6 अपॉन n का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो दिस इज द फाइनल वैल्यू ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये फाइनल वैल्यू है। फाइनली हमने फाइनल वैल्यू ऑब्टेन कर ली। सो दिस इज द एंड ऑफ द डेरिवेशन। और ये जो n है इसकी वैल्यू ये इंटीजर है, इंटीग्रल वैल्यूज आ सकती है, आप 1, 2, 3 और फर्दर वैल्यूज को इसमें पुट कर सकते हो। बट यहाँ पे हम n भी कई बार सबस्क्रिप्ट लिखा होता है यहाँ पे, विच मीन्स एनर्जी किसकी है, ये nth ऑर्बिट की है, क्योंकि यहाँ पे n की हमने कोई वैल्यू नहीं पुट करी। लेकिन अगर हम e की n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो E1 एनर्जी इन द फर्स्ट ऑर्बिट, 2 पुट करेंगे तो एनर्जी इन द सेकेंड ऑर्बिट। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द वैल्यूज ऑफ एनर्जीज। ये हमारा आर्टिकल था बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन के लिए था। अगर हम हाइड्रोजन का केस नहीं लेंगे तो इस इक्वेशन में Z आएगा। ठीक है, अगर किसी और एटम के लिए लेंगे, लेकिन हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था हाइड्रोजन है तो यहाँ पे Z की वैल्यू इसलिए यहाँ पे आपको नहीं शो हो रही। कुछ बुक्स में इसे Z की वैल्यू लिखी होगी, क्यों, क्योंकि उन्होंने हाइड्रोजन को वैल्यू को लास्ट में पुट करते हैं, की वैल्यू 1 आएगी। So this is the value of energy and this is the final expression of this derivation. This derivation is, I know, a little bit lengthy, but when you understand it clearly then it will be easy for you. All you need to do is to understand the concepts. I hope you will understand it. And if you have any doubt, let me know in the comments. Share this video with your friends so that they can also learn the concepts of physics in a simple way. For more such videos, don't forget to subscribe to the channel and hit the notification bell. So that's all. Thank you for your attention.